लाइए भाई, चाय लस्सी और जो भी है और आइटम सारा। लस्सी सर, ड्राई फ्रूट वाली सर। ये लस्सी आ गई, चाय चाय भी आ गई सर। चाय दीजिए, क्योंकि ये तो शायद चाय पीना चाहते हैं, मैं लस्सी पीना चाहता हूँ। आ गई ये प्यार वाली चाय सर। ये प्यार वाली चाय हो गया। पकौड़े भी हैं, एक प्लेट पकौड़े भी लाया जाए। ये देखिए, ये पकौड़ा भी आ गया। और ये हैं किट्टू जी, किट्टू चाय वाले। और हम हैं अभी गौरीगंज में, अमेठी का जो जिला मुख्यालय है। और मैं यहाँ चौथी या पांचवी बार आया हूँ। हाँ, स्पेशल चाय, एक खास गेस्ट को हम लाए आज यहाँ। पहचानते हो इनको? सर एकदम सर। पहचानते हो? राजीव रंजन जी हैं। मैं भी इनका मुरीद हूँ। चाय को पूरा फेमस कर दिया। भाग्य हमारे जो आप आए। मैं भी इनका प्रशंसक हूँ। ये बात तो सही है सर, सर की वजह से बदौलत। अरे नहीं, कोई सर की वजह से। आप जरा हम इनसे बात करते। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लस्सी है। इससे हम लोग बात करें, मैं इतनी जगह चाय पिया, लेकिन ये देखिए चाय पर गुलाब की पंखुड़ियाँ और दिल बनाया हुआ मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा ऐसी चाय। आप भी देखिए, तो ये दिल बना के ये गुलाब की पंखुड़ी। सर ये क्या होता है, फीलिंग लव होनी चाहिए। इस चाय का, इसका नाम ही है प्यार वाली चाय सर। इस चाय का एक प्रेजेंटेबल ये है कि जैसे आपके पास आए तो 2 से 3 लोगों का याद नाम आए सर। जैसे गर्लफ्रेंड अगर है तो गर्लफ्रेंड का, वाइफ है तो वाइफ का। एक पहला, क्योंकि जो आपका खास होता है, कुछ भी अच्छी चीज़ करते हैं उसको जरूर याद करते हैं। ये आपकी पहला अगर आपके हाथ में आए, तुरंत उसका अरे आज काश मेरे साथ होती तो और मजा आता पीने का सर। इसीलिए यहाँ तो पुलिस वाले और 60 साल के ऊपर वाले बैठे सर। प्यार तो उनमें भी होता है, प्यार का कोई उम्र में कहाँ होती है सर। 60 साल वाले भी और ज्यादा करती है सर, यंग जनरेशन कम करती है सर। ना उम्र का हो बंधन, ये जानते हो ना। हाँ सर चलिए, बहरहाल आपकी चाय और किसी लस्सी में इतने मैंने आज तक बादाम भी नहीं देखे। सही ड्राई फ्रूट लस्सी है, ये पीना कम है, खाना ज्यादा होता है सर। हाँ, मैंने पिछले वीडियो में यही कहा था कि लस्सी पीना नहीं है, खाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया किट्टू जी, हम आते रहेंगे। और ये खास मेहमान हमारे साथ हैं। यहाँ हम अब तक आम लोगों से बात करते रहे, पहली बार एक खास आदमी आए हैं जो माहौल क्या है वाले राजीव रंजन सिंह हैं। हम लोग किसी ज़माने में हम लोगों ने साथ चैनल में काम किया है, न्यूज़ 24 में। आज ये उसी चैनल में, उस चैनल का प्रमुख चेहरा है। देश भर में घूम घूम कर लोगों से पूछते हैं माहौल क्या है, और इनके ज़रिए लाखों करोड़ों लोग जानते हैं कि देश में माहौल क्या है। हर चुनाव में, मुझे लगता है किसी भी चुनाव में सबसे अधिक कोई रिपोर्टर या पत्रकार देश भर में घूमता है तो राजीव रंजन है। लेकिन इस चक्कर में ये जो है ब्रेड लगता है, भूख लगी है। कोई बात नहीं, खाते रहते। राजीव को बहुत भूख भी लगी है। अब ये कैमरे के चक्कर में खाने में दिक्कत हो सकती है। नहीं, कोई बात नहीं। और ये चाय तो खास है ही। तो बहरहाल, तो राजीव आज आए अमेठी, मैं भी अमेठी में था, तो पता चला कि राजीव रंजन है। हमने कहा देखिए, जनता से तो बहुत बात कर रहे हैं, हम आज जनता के रिपोर्टर से बात करें, उस रिपोर्टर से जो जनता के बीच लगातार घूमता हो। तो क्या है, हम 10-5 लोगों से बात करेंगे, लेकिन ये हज़ारों लोगों से बात करते हैं। तो राजीव रंजन को हमने आग्रह किया। मैं तो सोच रहा था कि इनको लस्सी यहाँ की पिलाऊं, दरअसल लस्सी पिलाऊं क्या, लस्सी खाने वाला है। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि चाय पिए। उन्होंने कहा चाय, तो हमने कहा दोनों यहाँ की खास है, इसलिए चलिए आप चाय पीते हैं, हम लस्सी। तो अलग टेस्ट है चाय का, क्या कहा ना, थोड़ा कड़क भी है। हाँ। मैंने पिछली बार किट्टू से यही कहा था कि नाम इसको मोहब्बत वाली चाय बोलते हो, इसमें गुलाब की पंखुड़ी देते हो, लेकिन थोड़ा कड़क है। तो उसकी अपनी व्याख्या है कि थोड़ा इसमें तीखापन, कड़कपन भी होना चाहिए। तो राजीव ये बताओ कि अभी जो है इतना घूमते हो, घर में कितने दिन रहते हो? क्योंकि हमारे समय देखते हैं, आज यहाँ है, आज बंगाल है, आज बिहार है, आज महाराष्ट्र में है, आज ये अमेठी में है, कल कहीं और था। ये सवाल तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप घर कितने दिन रहते हैं। तो महीने में 10-12 दिन तो मैं घर रहता हूँ। 20 दिन बाहर रहते हो? 20 दिन बाहर रहता हूँ। एक दिन किसी ने मजाक में हमसे कहा कि यार ऐसे तुम घर नहीं रहते हो तो तुम्हारी फैमिली लाइफ और ये हो। तो मैंने उसको कहा कि शाहरुख खान मन्नत में कितने दिन रहता है, उसने बनवाया है ना, वो रहता कितने दिन। तो जब आप काम है आपके पास, अगर आप बिजी हैं तो आप घर तो नहीं रह सकते। आप तो हमसे ज़्यादा उम्र के हैं, आप हमारे एडिटर रह चुके हैं, और आप भी कम समय बाहर नहीं रहते। और जब आप, मैं तो मान लीजिए जब घर में रहता हूँ तो घर में रहता हूँ, लेकिन जब आप घर में रहते तब भी आप घर में नहीं रहते, इतना बिजी रहते हैं आप। नहीं, ये तुम मुझे पंत कहो, मैं तुझे निराला वाली बात नहीं है। नहीं, मैं देखता हूँ ना, एक देखिए हम लोग टीवी में काम करते हैं, मेरा एक शो है, एक सुबह प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन आप एक दिन में 3-3 वीडियो डालते हैं। लोग जो देखते हैं, दर्शक, उनको समझ में नहीं आता कि एक वीडियो के पीछे अगर 35 मिनट का वीडियो
अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे, तो उसमें 4 घंटे की मेहनत है। कभी नेट नहीं चल रहा, कभी आधा पब्लिश हुआ तब तक गायब हो गया। तो वो आपका काम तो और बड़ा है। बहरहाल वही बात है कि मैं आपकी तारीफ करूँ, आप मेरी। नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है, हम लोग थोड़ा कैजुअली बात करें, इंटरेस्टिंग क्या होता है, जैसे आप लोग चलते हो तो आपके पास लाइव व्यू, खाते भी रहो, खराब हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, आपके पास लाइव व्यू होता है। हमारी दिक्कत क्या होती है, कहीं शूट किया, वीडियो भेजना है, तो आप जानते हो बहुत सारे लोग पूछते हैं वीडियो कैसे अपलोड करते हो। तो हम लोग गाड़ी में जब चलते हैं तो सड़क के दोनों तरफ टावर देखते चलते हैं, कहाँ टावर है। हमारा ड्राइवर भी एक्सपर्ट हो गया, सर टावर टावर टावर, यूरेका टाइप से टावर हुआ, स्लो हुआ, तो फिर देखा तुरंत मोबाइल में स्पीड टेस्ट किया, नहीं यहाँ अपलोड 20 Mbps आ रहा, नहीं चलेगा। फिर आगे बढ़ा, 3 टावर सर, 3 टावर। फिर हमने जियो चेक किया, एयरटेल चेक किया और वोडाफोन चेक किया, जिसमें हमें मिला 50-60, बस वहीं रुक गए। तो कई बार क्या होता है, ढाबे में खाना खा रहे हैं और उसके बाद वीडियो अपलोड करना है, पता चला ढाबे में नहीं आ रही स्पीड, खाना छोड़ा और भागे कहीं टावर की तलाश में। तो दरअसल भाइयों, हम लोग 20 और 18, 19, 20 इसी इलाके में रहेंगे, तो आपको भी कुछ टावर के बारे में जानकारी मिले जहाँ स्पीड हो वहाँ। खैर वापस लौटते हैं। तो ये जहाँ हम शुरू कर रहे थे कि घर में कितना, लेकिन खाना खराब हो रहा है। हाँ, नहीं ठीक है, खराब हो रहा है, अच्छा है, खा लो। अच्छा। दिन में लंच किया? नहीं। तो ये सब भी व्यस्तता में, भाग दौड़ में इतना ये होता है। अब देखिए सर, आप भी जानते हैं मैं इतना ट्रैवल करता रहता हूँ। अब कहीं भी खा लेने से पेट खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं चाहे जितना भी ट्रैवल करता हूँ, अब अमूमन देश में 700 ज़िले हैं, तो 300-400 ज़िलों में मेरे दोस्त, रिश्तेदार, ऐसे लोग हैं। तो अमूमन मैं किसी के घर का ही खाना कहीं ना कहीं का खाता हूँ। मैं होटल का खाना पसंद नहीं करता हूँ। और कई बार खाने में, कभी हमने खाया भी है ढाबे पे इधर उधर मजबूरी में, तो कई बार उससे तबीयत नासाज हुई है। तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, फल फूल खा लेता हूँ, लेकिन होटल में खाना बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला कि देश में ऐसे 200-300-400 ज़िले में इनके जानने वाले हैं। अब अगर ऐसे पूछें कि 29 राज्य हैं यूपी को छोड़कर, तो कोई ऐसा राज्य बचा है जहाँ आप नहीं गए? गया तो हूँ, लेकिन शो नहीं कर पाया तमिलनाडु में। अच्छा, बाकी सब केरल में तो किया, तमिलनाडु में नहीं किया, कर्नाटका में किया, तेलंगाना में किया, और आंध्रा में किया, त्रिपुरा में किया, मेघालय में किया, बंगाल में किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब में, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब में किया है। तो जैसे स्टेट वाइज तमिलनाडु, और तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिससे माहौल क्या है कि एक भी एपिसोड मैंने नहीं किया। क्यों? हिंदी लैंग्वेज? हाँ, गए और नहीं कर पाए। उनको हिंदी से प्रॉब्लम, हमको अंग्रेजी से प्रॉब्लम। नहीं, गए और नहीं कर पाए, ये हुआ? जी नहीं, कोशिश की। अच्छा, गए थे किसी कार्यक्रम में, तो हमने कोशिश की कि एक माहौल क्या है यहाँ से भी कर लेते हैं। वो शुरू करते ही वहाँ गड़बड़ हो गया। वो तमिल में बोलने लगा? हाँ, वो नहीं, वो कहने लगे या तो अब इंग्लिश में हमको करना होता तो इंग्लिश चैनल में नहीं रहते। अच्छा, राजीव रंजन की खास बात, राजीव रंजन की मौलिकता है। दरअसल देखिए, एक दूसरे की तारीफ की बात नहीं है, तो तारीफ मेरा लिहाज में कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर किसी चंद लोगों से बहुत रश करता हूँ, उसमें राजीव रंजन भी है। भाषा के स्तर पर जो इसमें एक स्पिन है शब्द को पकड़ के ट्विस्ट करने का, वो स्पॉन्टेनियस जिसको कहते हैं, जिसको हिंदी में बड़ा क्लिष्ट शब्द है, प्रत्युत्पन्नमति, यही बोलते हैं, सही बोला मैंने? स्पॉन्टेनियस एकदम। तो वो जो राजीव का अंदाज है। दूसरी बात, भाषा भी कई जानते हो मोटे तौर पर, आजमगढ़ के रहने वाले हो आप। हाँ। लेकिन उसकी वजह से आप थोड़ी अवधी, थोड़ी भोजपुरी और हाँ बिल्कुल, ये जो हिंदी से निकली भाषा है, हाँ, तो वो मैं समझ, बंगाली भी समझ लेता हूँ, मराठी भी समझ लेता हूँ, पंजाबी भी समझ लेता हूँ, बोल भले ना पाऊँ। तो अगर कोई आदमी मेरे सवाल का जवाब इन भाषाओं में देता तो मैं समझ जाता हूँ क्या कर रहे हैं। बाकी हिंदी से अब भोजपुरी, अवधी, मैथिली बोलने का मेरा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक पश्चिमी यूपी या हरियाणा के लोगों के जो टोन है, जिस हिसाब से बोलते हैं, वो भी मैं मैच करा लेता हूँ बहुत आसानी से। हाँ। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव होता है, और किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं बहुत ज़्यादा कवर कर रहा था। फिर मैं आ गया इधर, जैसे अभी हम लोग आए, अब जा रहे हैं पूर्वांचल की तरफ जहाँ इलेक्शन है।
तो मैं पूर्वांचल की तरफ गया तो मैंने आजमगढ़ जो मेरा गृह जनपद है वहाँ से शो किया, गाजीपुर से किया। वहाँ के लोग भोजपुरी बोलने लगते तो मैं भी भोजपुरी बोलने लगा। तो पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर का एक जाट किस जो मेरा शो देखते हैं, मेरा नंबर था, उनका फ़ोन आया रात में, तो बोला कि अरे राजीव, तू तो उधर जाके उधरी की तरह बोलने लगे, तू तो पूरा पूरा बिया हो गया। तो मैंने कहा अब तक जाट समझ रहा हूँ, उधर का हरियाणवी समझ रहा हूँ। उनको लग रहा था कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ। तो उन्होंने कहा तू तो जाके उधर पूरा बिया हो गया राजीव। मैंने कहा मैं इधर ही का हूँ यार। तो उधर के लोगों को भी ये नहीं समझ में आया कि उनको बाद में फिर मैं कई वीडियोस में मैंने बोला। तो ये थोड़ा भाषा पकड़ने में मुझे मजा। जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो एकदम स्पॉन्टेनियस होकर किसी को सहज कर देते हो, कोई आदमी जो ना बोलना चाहे वो भी बोल पड़ता है, या कई बार इसलिए मैंने कहा कि मैं रश करता हूँ राजीव से, और कई बार एकदम जहाँ लगता है कि जैसे एक मुझे याद है कहीं कहाँ का याद है वीडियो वायरल हुआ, सबसे अधिक वीडियो इनका वायरल होता है ट्विटर पर, कहाँ का था शायद मैनपुरी या कहाँ का था, मैनपुरी ने शायद वो मुरैना का था, कि किसी से बात शुरू की, उसने पता नहीं क्या बोला और तुमने बोला बोहनी खराब हो गई। वो वीडियो अभी बीच बीच में वायरल होता है। नहीं वो मिर्जापुर का है। मिर्जापुर का, अच्छा हाँ मिर्जापुर का। आपको पता है मैं स्पॉन्टेनियस शुरू करता हूँ, किसी को बुलाता नहीं, कुछ करता नहीं। मैं मिर्जापुर में गया था, वहाँ विंध्याचल देवी मंदिर में मैंने सोचा कि यार इतने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो थोड़ा ओपनिंग कुछ बोल के फिर मैं दर्शन कराने के लिए अंदर माँ विंध्यवासिनी देवी का दिखाया। बाहर निकला, 4-5 लोग खड़े थे, मैंने वहीं ऐसे शुरू कर दिया। अब उसमें एक आदमी आ गया, वो ऐसी कहानी सुनाएगा, मैं ऐसे वैसे हाउस पाइप काट दिया थे वो। मैंने कहा अरे यार तुम ध्वनियाँ खराब कर दी। तो वो मेरा जो बातचीत का शुरू से हम लोगों का अंदाज, जो जिस देखिए सर, हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गांव देहात से पले बड़े हैं, और इसके बाद बहुत छोटे से शहर आजमगढ़ जो एक कस्बे की तरह था अब बड़ा हो गया, वहाँ से आते हैं। तो हम भी टेस्ट करते हैं। एक आलू वाला कुछ देने वाले थे आप। हाँ। आलू बड़ा बोलते हैं। हाँ हाँ सॉरी। तो आदमी सर कहीं पहुंच जाए, उसकी जो परवरिश जिस बैकग्राउंड में हुई रहती है, वो उसका आदमी अपने को बदलने की कोशिश करता है। मैं जानता हूँ जो लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत कम समय में मुंबई जाते हैं, वो गांव अगली बार आके तेरे को मेरे को करने लगते हैं। हाँ, सही गाँव वालों को एहसास कराते हैं, मैं आया, हाँ, मैं जा रहा हूँ, वो बाजू में दुकान है। हाँ, वो ऐसी बात, तो लोग चिढ़ जाते क्या, अबे हमसे मैं कब हो गया। हाँ, तो वो दिल्ली वाले भी उसी टोन में बात करने लगे। हाँ। 3 महीने गांव से आए, इधर रहे, गांव गए, किसी का फोन आया, हाँ जी। तो वो जो है वो असर बहुत तेज आता है ऐसे लोग। हाँ। हम लोगों पे वो असर नहीं आया, हम जैसे है वैसे है। और दरअसल सर सोशल मीडिया आने के बाद ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई कि आप नेचुरली कैसे हैं। नहीं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इसी टेलीविज़न चैनलों में मेल एंकर भी पूरे मेकअप के साथ धूप में निकलते थे, और वो कोई स्टार की तरह और हीरो हीरोइन की तरह, सेलिब्रिटी की तरह वो मेकअप कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, ये सब होता था। हमने तो ज़िंदगी में आज तक मेकअप लगाया नहीं, बाल है नहीं, जैसा हूँ वैसा हूँ। कई बार कैमरामैन कहता है सर आपकी शर्ट इधर से निकली हुई थी उधर, हमने कहा छोड़ो यार, हम हीरो थोड़ी है। नहीं, इसमें एक मुझे रवीश कुमार का मैं मेंशन करूंगा, जब वो 8, 9, 10, 11, 12 वो सब दौर था, रवीश की रिपोर्ट या प्राइम टाइम जो शुरू हुआ, तो वो आदमी अगर उसका बिहार है तो बिहारीपन के साथ उसने उसको कभी ढकने की कोशिश नहीं की कि मैं इस तरह से हो जाऊँ थोड़ा ये, तो वो भी उसकी स्ट्रेंथ वही रह गई कि उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट। बहुत सारे लोगों को नेचुरल अच्छा लगता है कि आप बदल लें अपने की उसके बजाय, तो मेरे ख्याल से वो उसके केस में भी रहा और वो आपके केस में भी रहा। तो चलो उसके बाद अब जैसे हाँ, एक खास बात ये भी हुआ कि भी राजीव रंजन का एक वीडियो मैंने देखा, मंथन इनके यहाँ न्यूज़ 24 में एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें मनोज वाजपेयी आए थे। अरे भाई कहाँ गया आलू वाला, तो चाय भी पीते रहो आप। तो उसमें शाहरुख खान, माफ़ करें, मनोज वाजपेयी थे, और मनोज वाजपेयी ने, वो वीडियो मैंने ट्विटर पर देखा, मनोज वाजपेयी ने सामने बैठे राजीव रंजन को कहा कि मैं तो इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और मुझे तो जिस तरह से लोगों से बात करते हैं मैं बहुत उससे अट्रैक्ट होता हूँ, और देखता हूँ इनका वीडियो कि किस तरह से लोगों से संवाद करते, कम्युनिकेट करते। और बड़ी बात कह दी कि मैं किसी फिल्म में इनका
रोल करना चाहूँगा, रोल करना चाहूँगा, इनकी भूमिका करना चाहूँगा। उसमें सर ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जो न्यूज़ 24 का मीडिया संस्थान है, आप उसके संस्थापक हैं। मैं ये बता दूं कि न्यूज़ 24 और आइजोम्स उसके संस्थापक संपादक अजीत जी हैं। IBN नहीं, न्यूज़ 24। आइजोम्स की बात कर रहा हूं। आइसोम्स भी, हाँ, मैंने बाद के दिनों में मैंने देखने के, शुरू अनुराधा जी ने किया तो था। मैं जब बाद न्यूज़ में 24 में गया तब अजीत जी ही वहाँ संपादक थे, हमारे बॉस थे। कुछ महीनों तक, 10 महीनों तक हम लोगों ने साथ काम किया। इसके बाद 11 महीने से हम लोग एक संस्थान में, 11 साल से कभी नहीं है, लेकिन चूंकि फील्ड पर सर भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ और इनसे मेरा एक अलग तरह का रिश्ता और सम्मान है, तो हम लोग मिलते रहते हैं फील्ड में, कहीं एक जिले में जाते हैं एक जगह पे। तो चूंकि इनके वीडियो में मैंने ये किट्टू की तंदूरी चाय देखी थी, तो इनसे बोला सर चाय पिलाइए, बोले आओ बात भी करते हैं। तो क्या बात कर रहा था सर? बात कर रहे थे सॉरी मनोज बाजपेयी। हाँ, तो उसमें सर आइजोम्स के डिग्री का जो होता है, आई देखिए बीच में ये आलू पकौड़ा है जो बहुत अच्छा, आलू क्या बोलते हैं इसको, आलू बड़ा है ये किट्टू जी का, ये भी बहुत फेमस है यहाँ का, बहुत अच्छा है। और ये देखिए ऐसा है, बहुत सारे लोग कहेंगे मैं बहुत प्रचार कर रहा हूँ। देखिए जो भी मैं खाता पीता हूँ पूरा फुल पेमेंट देके करता हूँ, नहीं तो ये ट्विटर वाले लोग कहेंगे देखो जाके फ्री में चाय पीने वहाँ जा रहा है। ये एक और सर ट्विटर वालों का जवाब देंगे और ट्विटर देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। एक और लाओ, ये एक और खाएंगे। हाँ खैर, हम मनोज बाजपेयी बात कर रहे थे। तो मैं सर आपको ये बता रहा हूँ, वैसे मैं आपको बता दूं सर, इस वक्त मैं वेट लॉस का इतना मेहनत कर रहा हूँ, वो आप आज भर ले लो, कोई बात नहीं। हम भी वेट लॉस के लिए बहुत जतन करते हैं। अब तो मॉर्निंग वॉक भी करते हो 7-8 किलोमीटर रोज। हाँ, लेकिन तब भी नहीं पेट कम होगा। कोई बात नहीं। बहरहाल, तो सर मैं मनोज एक बाजपेयी, टिश्यू पेपर दो, मैं पसीना बहुत चल रहा है। नहीं है मेरे पास सर, है Sorry, तो मैं हाँ। सर मनोज बाजपेयी से पर्सनली कभी नहीं मिला था। हाँ। आमने सामने मैंने उनको देखा नहीं था, लेकिन मैं मनोज बाजपेयी का सत्या फिल्म जो पहली आई थी, तभी से जो दुनिया जैसी भीखू फैन है, महात्रे। मुंबई का डॉन कौन, तो तभी उसी जमाने से मैं बहुत पसंद करता हूँ। और जिस तरह की नेचुरलिटी और ओरिजिनलिटी उन्होंने मेंटेन रखी है अपने जीवन, सार्वजनिक जीवन में, बिल्कुल, भी बिल्कुल। जो बातें वो करते हैं, जो रहन सहन उनका और पंकज त्रिपाठी का है, उससे मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ कि स्टारडम के इस दौर में वहां तक पहुंचने के बाद भी ये लोग ऐसे बने हुए हैं। तो मैं तो कभी मिला नहीं था। मुझे पता चला कि मुझे उस दिन माहौल क्या है, शो रोज का शो है, तो मैं रोज निकल जाता। मैं ऑफिस पहुंचा, उस दिन नोएडा में ही था, पता चला मनोज बाजपेयी आ रहे हैं और आइजोम्स का कन्वोकेशन है डिग्री विग्री बांटने के लिए। तो मैं भी गया, पहले तो उनको रिसीव करने में मैं भी खड़ा था, हेलो हाय हुआ, तो उन्होंने हल्के से हाथ शेक हैंड करते हुए मुझसे कहा मैं आपको देखता हूँ। लोग बोलते हैं तो मैंने सोचा ठीक है देखते हो। फिर हम लोग बैठ गए, फिर वो हमारे जो सहयोगी मानक गुप्ता के साथ वो सेशन शुरू हुआ। जो बात आपने कही, जब मनोज बाजपेयी ने वो बात कही तो थोड़ी देर के लिए मैं भी अवाक रह गया। मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा स्टार, और एकदम कह रहा हूँ कि मैं इनकी भूमिका करना चाहता हूँ। हाँ, और जिस तरह से उन्होंने 3-4 मिनट में मेरे शो को इलेबोरेट किया कि लोगों को सहज करते हैं, जो बोलना नहीं चाहते वो बुलवा लेते हैं, और तो मुझे लगा कि फिर बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे मेरे एपिसोड्स देखे हैं और उससे उनको ये निष्कर्ष पे पहुंचे। तो मेरे लिए तो अब तक के सबसे बड़े कॉम्प्लीमेंट में एक कॉम्प्लीमेंट ये भी है। लेकिन ऐसे भी कहीं जाते हो बहुत जगह, जैसे अभी हम लोग कहीं साथ ही शूट कर रहे थे, आसपास वही मुलाकात हो गई, तो जैसे कई लोग आके कहते हैं, अपनी माँ का जिक्र बहुत लोग करते हैं कि मेरी माँ आपको देखती है। खास बात ये है राजीव का कि बड़े बुजुर्ग और ख़ास तौर से महिलाएं भी जो एकदम न्यूज़ कंज्यूम उस तरह से नहीं करती होंगी बहुत सारी, वो भी राजीव की जो शैली है, जो अंदाज है, जो सहज इनका भाव है, उसकी वजह से लोग देखते होंगे। अब और सर बहुत ये लोग आपको आके माता जी सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने शो में, मैं कई जगह इस शो को वैसे तो चकल्लस के तौर पे मैंने शुरू किया था, लेकिन मेरा शो कोई ऐसा शो नहीं है, मेरा दावा है कि उसको देखने वाले दर्शक को नई जानकारी कुछ न कुछ, चाहे मैं किसी का कुआं दिखा दूं, महल दिखा दूं, पहाड़ दिखा दूं, पेड़ दिखा दूं, लेकिन नई जानकारी जरूर मैं कोशिश करता हूं कि दूं, यानी और हंसाऊं भी, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो और एजुकेट भी करूं, इन्फॉर्म भी करूं, उस दिन की खबरों का जिक्र भी करते रहता हूं। अब पता नहीं ऐसा क्या है कि 50, 55, 60 साल से ऊपर की महिलाएं जो माँ और दादी की श्रेणी में आती है मेरे, उनका इतना इस शो के प्रति क्या लगाव है और वो क्यों पसंद करती हैं, ये मेरे 2 किस्से मैं आपको बताता हूं। जरूर बताओ। एक मेरा
शो आप जानते हैं 6:15 बजे शाम को, 11 बजे रिपीट है। एक दिन वो प्रोग्राम ऐसे कहने के हिसाब से, जैसे लोग नहीं आजकल कहते हैं कि अरे ये तो एंटी मोदी है तो ये गोदी है, उस शो में भारतीय जनता पार्टी या कड़वी बातें भी कुछ दर्शकों में एडिट तो करता नहीं, जो जनता की राय है। ठीक 11:15 बजे मुझे दिल्ली पुलिस के एक ज्वाइंट कमिश्नर का फोन आया। उन्होंने कहा राजीव रंजन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लेता हूँ। उन्होंने कहा मैं ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस बोल रहा हूँ। मैंने सोचा कि जैसे लोग कहते हैं कोई FIR हो गई होगी, लग रहा है कि परवाना कटा क्या। मैंने कहा जी सर बताएं। तो उन्होंने कहा कि आपको हुआ क्या है? फिर उन्होंने कहा ये लाइन आपको हुआ क्या है? तो मैंने कहा हुआ तो कुछ नहीं। तो कहे कि उस दिन मैं बहुत दिन के बाद तो नहीं माफ कीजिए, हुआ ये जो लास्ट शो मैंने किया था वो ऐसा था, तो 2-3 दिन शो नहीं किया। तो उनका फोन आया, ओह हुआ क्या, हुआ क्या, गायब कहाँ हो? अब तो हमने कहा कि कुछ नहीं सर, पैर में मेरे दिक्कत है तो ये है। तो उन्होंने कहा अरे भाई मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने अपनी माँ को अभी फ़ोन किया हाल चाल के लिए, वो गांव गई है। 11:15 बजे रात को मैंने उनको फ़ोन किया कि माँ क्या हाल चाल है। तो उन्होंने भोजपुरी में मुझसे कहा कि का हाल चाल है, इतना बड़ा तू अधिकारी हुआ, तू ये ना पता के पाओ था कि राजीव रंजन के का भयल है। गजब। हम रोज 6 बजे टीवी लगाओ थी, रोज 11:15 बजे लगाओ, देखा आजो ना हाल, तो पता तो करा हो कि भयल का। तो मैंने सोचा, तो उन्होंने कहा मैंने आपका नंबर कहीं से लिया भैया, मैं अपनी माँ का हाल चाल ले रहा हूँ, वो आपके हाल चाल के लिए बहुत परेशान है, तो आप कब से करेंगे शो? मैंने कहा अरे सर मैं कल ही से कर दूंगा, वो जब आएंगी बताइएगा, मैं पैर छू लूंगा। तो अब आप सोचिए, अभी उन अधिकारी का कल फोन आया, उन्होंने कहा आप रायबरेली तक तो पहुंच गए हैं। मैंने कहा जी। बोले माता जी बनारस में जरूर मिल लीजिएगा। एक किस्सा ये। दूसरा किस्सा सर, मैं वो मेरे पर्सनल यूट्यूब पे मैंने वो वीडियो डाला है। एक आदमी साइकिल चलाते हुए लालू यादव के घर पसीने से तरबतर 50-55 साल का आदमी पहुंचा। वो मेरे बगल में खड़ा हो गया, वो मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा है। फिर कह रहा है सर मैं आपको 4 घंटे से साइकिल से खोज रहा हूँ। मैं नीतीश कुमार के घर के सामने गया, मैं बीजेपी ऑफिस गया, मैं JDU, लास्ट में आप यहाँ मिले, और जहाँ जहाँ मैं गया पता चला आप वहाँ से अभी निकले। तो मैंने कहा भैया तुम क्यों साइकिल से हो? कहे मेरी माँ 85 साल की है सर, कभी भी मर जाएंगी, वो रोज़ आपको देखती, वो देख ली कि आप पटना आए। तो मैं फिर उनके घर गया सर। तो ऐसे किस्से, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि उसमें क्या ऐसा उन लोगों को पसंद। वो सहजता है राजीव, वो सहजता है, जैसा आपने कहा ना, कुछ नई बात, कुछ किस्सा गोई, कुछ देख के हंस पड़े, जो होता है ना बेसाख्ता हंस पड़ना। तो एक कई बार बहुत गूढ़ गंभीर और चुनावी समीकरण को भी बताने का आपका अंदाज है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं भी बड़ा मुरीद होता हूँ, हालांकि वक्त कम मिलता है, बट ट्विटर पर हर वायरल वीडियो ज़रूर देखता हूँ। क्या राजीव क्या पूछा, बल्कि मेरे साथ जो सहयोगी है वो गवाह है, मैं कहता हूँ मेरा वीडियो देखो या ना देखो, राजीव रंजन का जरूर देखो, जिससे तुम्हारी भाषा और जिस तरह से सवाल पूछते हैं, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग तुम्हारी दुरुस्त होगी कि कैसे चीज़ों को पूछा जाए। तो ये एक ताकत है। लेकिन अब चूंकि व्यक्तिगत बात, तो पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में हुई शायद, जी, जो अब प्रयागराज है। अब ये जो CBSE का रिजल्ट आया है सर, ये बाप और माएँ, मदर्स एंड फादर्स, ये जो सोशल मीडिया पे मेरे बच्चे को 95 मिला, 98 मिला, 96 मिला, वो अपना नंबर तो कभी बताते नहीं। माँ बाप कितना नंबर पाए ये नहीं बताते, बेटा कितना पाया। जिसके पाए वो तो हर जगह प्रचार किया जा रहा है, जिसके नहीं पाए वो एकदम मायूस ऐसे बैठा हुआ कि ज़िंदगी यही ख़त्म हो गई, टेंशन। तो इन्हीं लोगों को हम लोग बताना चाहते सर, हम लोग की तो बहुत साधारण परिवेश में पढ़ाई लिखाई है और बहुत मामूली नंबर वाले आदमी रहे। कभी हम किसी क्लास में टॉप नहीं किए, कभी किसी क्लास में मैं अव्वल नहीं आया। लेकिन बनना चाहते थे IAS, IPS, UPSC? मैं तो सर IAS का 4 मेंस दिया। अच्छा। 4 प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। अच्छा। यूपी के PCS के बहुत प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। लेकिन मेरी बहुत दिलचस्पी सरकारी अधिकारी बनने में नहीं थी, केवल मम्मी पापा को ये दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स मेरा निकल जाता था। 1 साल का मेरा एक्सटेंशन हो जाता था इलाहाबाद में रहने का। मैं कभी नहीं मेंस पढ़ के दिया। मेरा लिखने पढ़ने में हमेशा से इंटरेस्ट था। मैं बहुत पहले 97 में IMC में एडमिशन ले लिया।
और उसी साल में IAS प्रीलिम्स में भी बैठा था। IMC का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, मुझे याद है अभी भी डेट 5 अगस्त शायद थी, मैं गया, 97 बैच में मेरा हुआ था। और पहले ही दिन मैं वहाँ से निकला, जवाहर बुक सेंटर तक पहुँचा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। मैंने मेरे वॉलेट में एडमिट कार्ड था, मैंने देखा मेरा रोल नंबर तुरंत दिख गया। मैंने वो कोर्स भी छोड़ दिया IMC का, फिर चला गया IAS बनने। न वो बना न IMC पूरा हुआ। नहीं तो चलो IMC नहीं पूरा हुआ, कोई बात नहीं, पहले ये ठंडा भी हो रहा है। लेकिन आज तो लगता होगा कि उससे ज़्यादा अहम काम कर रहे हो, लोगों को सचेत कर रहे हो, लोगों को सजग कर रहे हो, लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हो, इतने लाखों करोड़ों दर्शक आपके चाहने वाले। तो आज तो आत्मसंतुष्टि बहुत होगी ना कि जो हम चाहते थे वो कर रहे हैं। 5-6 साल हो गया, माहौल क्या है, 7 साल हो गया? नहीं सर, आप थे तभी हाँ 14 में शुरू हुआ, तो हाँ 14 से 13 में शुरू हो गया था क्या? 14 में हुआ था पहली बार, शायद ट्रेन में हुआ था क्या? हाँ, तब दिल्ली एक्सप्रेस नाम था। दिल्ली एक्सप्रेस नाम था। हाँ। 2015 में माहौल क्या है, टेम्पो जब रंगवाया था दिल्ली चुनाव के समय तो पहला था। तो पहले 2015 से लेके 2019 तक ये केवल चुनाव में मैं करता था। 1.5-2 महीना गया, प्रोग्राम किया, बाकी दिन ऑफिस में बैठ के मैं आराम करता था, इधर उधर तुम ये करो तुम वो करो करता था। 2019 दिवाली के बाद हमारे प्रबंधन ने हमसे कहा कि ये कार्यक्रम अब रोज होना चाहिए। तो ये था कि कैसे हो पाएगा, क्या टॉपिक मिलेगा, क्या नहीं होगा। लेकिन देखिए ऊपर वाला जब सर व्यवस्था आपकी बनाता है, आदमी कुछ नहीं है, परिस्थितियाँ या जो भी। जिस दिन मुझसे कहा गया कि रोज करना है, मैंने सोचा कहाँ से करूँगा। उसके अगले दिन ही देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मुंबई में शपथ ले ली। सुबह तड़के जो भगत सिंह कोश्यारी ने दिलवाई। हाँ हाँ। और उठा पटक चल रही थी और मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं फ्लाइट से उतरा पता चला इन लोगों ने शपथ ले लिया। मैंने पहला माहौल क्या है, जब दिल्ली शुरू किया वहीं से किया। 10, 12, 15 दिन वहाँ से करके लौट के आया, नई सरकार बनने तक वहाँ रहा लोगों के। और वैसे ही किसान आंदोलन शुरू हो गया बॉर्डर्स पर। फिर मैंने 2-3 महीने किसान आंदोलन किया। उसके बाद दिल्ली के चुनाव आ गए, उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई, उसके बाद दिल्ली के चुनाव आ गए, फिर कोरोना हो गया, कोरोना में मैं पूरे टाइम बाहर रहा, फिर बिहार के चुनाव हो गए, फिर 21 में बंगाल के चुनाव हो गया, फिर ऐसे वो सिलसिला चलते रहा, चल रही रहा। चलो अब जरा हम चुनाव पर भी बात करें। वैसे इनको अपना काम भी करना बीच में रोक लिया मैंने। इसको जरा हटा लेते, बहुत मक्खी आ रही है, जरा पानी दे दीजिएगा। इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए और जरा पानी, ठंडा पानी दे दीजिए। इसको हटा लेते हैं हम, बहुत मक्खी आ गई इधर, ये लीजिए। तो चूँकि अब चुनाव का मौसम है तो यूपी में 80 सीटें हैं। कितनी घूम चुके हैं आप? 50 लोकसभा घूम चुके हैं यूपी में। जी जी 75 जिले हैं, मतलब 80 सीटें हैं, 50 लोकसभा। हाँ, तो और 5वें दौर का मतलब 45 तो पक्का। हाँ, तो क्या माहौल है यूपी में? देखिए सर, 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे देखने में। पहली बात तो यह है कि जब ये चुनाव अनाउंस हुआ था उससे 2 महीने पहले तक देश में लगता था कि चुनाव क्या होगा, आप भी ये मानते होंगे। हाँ। तो पूरा मामला एक तरफा लग रहा था। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही नारा दिया अब की बार 400 पार, और पूरा नैरेटिव सेट कर दिया। चट्टी चौराहे चाय की दुकानों पर लोग ये नहीं पूछते थे कि बीजेपी जीतेगी कि हारेगी। हाँ। लोग ये कहते थे कि यार 400 पार हो जाएगा कि नहीं। आपसे भी पूछते होंगे, हमसे भी पूछते थे। जब विपक्ष ने इसको ऐसे किया कि ये संविधान बदलेंगे, SC और OBC को उन्होंने गर्म करना शुरू किया, तो बीजेपी बैक ट्रैक पे गई। जो बीजेपी नेताओं के बयान भी वैसे है, लल्लू सिंह का बयान है और लोगों का बयान है, हेगड़े का आया, हेगड़े का, अनंत हेगड़े का आया। तो बीजेपी देखिए गृह मंत्री को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मतलब करके इंटरव्यू में कहना उन्होंने शुरू कर दिया। हाँ। इससे बीजेपी का मामला थोड़ा जनता में थोड़ा लड़ाई बढ़ी, और धीरे धीरे जैसे आशंका थी, धीरे धीरे आप भी ये मान रहे होंगे कि ज्यादातर सीटों पे अब आमने सामने की टक्कर है। हाँ। तीसरा फोर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यूपी में भी और दूसरी जगहों पे। थर्ड पार्टी का कोई रिलेवेंस कहीं नहीं है, मतलब BSP का रिलेवेंस आपको उस तरह से यहाँ भी नहीं है। हाँ। आप देखिए बिहार में आमने सामने की टक्कर, बंगाल में आमने सामने की टक्कर, यूपी की सारी सीटों पर आमने सामने की टक्कर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ तो थी, लेकिन जहाँ ट्रायंगुलर फाइट होती थी वहाँ भी नहीं है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर,
कि अब लोग मोदी सरकार के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, अगर आप इसी चाय की दुकान पर इन्हीं 20 लोगों से बात करना शुरू करें, पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं, कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, तो वो भिड़ंत हो जाए, बात हो जाए, वो अलग। बिल्कुल सामान्य लोग इस चाय की दुकान में बैठे हैं, तो अगर 3 आदमी बीजेपी के सपोर्ट में बोलता है, तो 2 आदमी अगेंस्ट बोलने वाले भी है। हो सकता है कहीं कहीं 3 अगेंस्ट बोलने वाले 2, लेकिन इस सब के बावजूद 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में मुझे काफ़ी दिखाई देती हैं। पहला, महिलाओं का प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रति रुझान। कई कारणों से रुझान है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का है, दूसरे उनके दिमाग में, महिलाओं के दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि अगर ये कमाएंगे, ये बनाएंगे तो किसके लिए, दोनों का परिवार नहीं, दोनों का कुछ है नहीं। और दोनों सब जो कुछ योजनाएं लगता है अनाज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, सब जो महिलाएं बहुत बात जी। और दूसरा, अनाज राशन का बड़ा इम्पैक्ट है। ये 2 चीज़ें बीजेपी को अभी भी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर खड़ा करती है। मुझे नहीं लगता कि 2014 की तरह रिजल्ट आएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 75 एनडीए का हो और 5, 71 + 2 73 था 14 में। हाँ, मतलब 2 परिवार जीते थे, 5 मुलायम के और 2 गांधी के, तो 73 तो नहीं होगी बीजेपी, मगर 65 एनडीए से कम भी मुझे लगता है, 62-63 से कम भी नहीं है। तो अभी जैसे बीजेपी की यूपी में 62 है, 2 घटक दल अपना दल है, तो 64 है अभी। उसमें पिछली बार 10 बीएसपी थी और बाकी तो आप जानते हैं। तो आपको लगता है कि जो 2019 की स्थिति बीजेपी की थी 62, उससे नीचे जा सकती है, जा सकती है, लेकिन आसपास रहेगी? ऐसा नहीं जा सकती कि 52 हो जाए, 60 हो जाएगी, 61 हो जाएगी, हो सकता है 64 भी हो जाए। हाँ, क्योंकि देखिए सर, कुल मिला के मेरे देखने में 28-30 सीटों पर फाइट है। वो फाइट ऐसी नहीं है जिसमें आप कह दें कि इंडिया गठबंधन जीतेगा कि बीजेपी जीतेगी। आप देखिए, मुरादाबाद में, रामपुर में, नगीना में, बिजनौर में, सहारनपुर में, कैराना में, मेरठ में, अब जो पक्का बीजेपी जीतेगी मथुरा, पक्का बीजेपी जीतेगी बागपत, मतलब एनडीए, पक्का बीजेपी जीतेगी लखनऊ, पक्का बनारस, बरेली, पक्का जो है गाजियाबाद, पक्का नोएडा। ये सब उसकी पक्की सीटें कम से कम। जैसे आप फर्रुखाबाद देख लीजिए, सीतापुर में तो नहीं है, सीतापुर में तो फाइट है। मिश्रिक देख लीजिए, शाहजहांपुर देख लीजिए, लखीमपुर खीरी देख लीजिए, धरहरा देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए, कुशीनगर देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए। तो ये सब पक्की सीटें हैं जो भारतीय जनता, फैजाबाद लड़ाई है लेकिन जीत जाएंगे लोग से। तो उन सीटों पर भी, तो वो सीटें जो बीजेपी की पक्की है, लड़ाई जो है जिन 28-30 सीटों पे, उसमें मैं मानता हूं कि अगर आधी विपक्ष जीत जाता है, आधी बीजेपी, ऐसा मोटे तौर पर हो सकता है विपक्ष 20 जीत जाए। तो जैसे आपने बताया, और ये ऐसे ही देखिए, रिपोर्टर हैं, घूमते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बोल रहे हैं थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी होता है। 4 तारीख को नतीजा है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है और सेफोलॉजिस्ट नहीं, एक हम लोग अपना राजनीतिक आकलन समझने की राजीव से कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा ये सीटें पक्की है, अगर हम ये समझें कि कौन कौन सी सीटें हैं जहां लगता है क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें, लोग 20 से 30 सीटें बोलते हैं, 25 से 35 भी कोई बोल देता, लेकिन मान लीजिए आपके हिसाब से क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें जो बीजेपी के लिए टफ सीटें हैं? नहीं, बीजेपी के लिए टफ 15 सीटें हैं। हाँ, जहां बीजेपी का जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है, उसमें मुलायम सिंह फैमिली के लोग जहां से लड़े हैं। हाँ। बदायूं में थोड़ा वो है, लेकिन आजमगढ़ सेफ सीट है, कन्नौज से अखिलेश यादव सेफ है, मुझे ऐसा लगता है। मैनपुरी से डिम्पल, हाँ। फिरोजाबाद से अक्षय, और तो ये 4 सीटें आजमगढ़ वो तो बता दिया। हाँ। 4 सीटों में तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है। ओके। हाँ, बदायूं वाली सीट पर फाइट है। हाँ। बदायूं वाली सीट पर फाइट हो सकती है, बीजेपी उसको जीत सकती है। हाँ। इसी तरह से रायबरेली में राहुल गांधी मुझे लगता है कि जीत जाएंगे। अब अमेठी है, इसको क्लोज फाइट आप कह सकते हैं। स्मृति ईरानी भी जीत सकती है, के एल शर्मा भी जीत सकते हैं, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप किसी से पूछिए यही बात करेंगे कि स्मृति ईरानी भी जीत सकती, अगर वो बीजेपी या कांग्रेस के कार्यकर्ता ना हो, सामान्य आदमी। हाँ। तो ये दोनों के क्लोज फाइट, जैसा मैंने बताया सीतापुर की। अभी हम जरा अमेठी पर आते हैं, चूँकि बात अमेठी पर आ गई और हम लोग हैं अमेठी में, सामने गौरीगंज स्टेशन है, अमेठी का जिला मुख्यालय, और ये पीछे किट्टू चाय दुकान है जो हम बताते ही हैं। अब सबकी दिलचस्पी है, पूरे देश में सबकी, बट अमेठी एक अलग टिपिकल केस हो गया। अगर अमेठी से राहुल गांधी होते तो राहुल गांधी 19 में लड़े थे, उसके पहले 3 बार सांसद ही थे, हार गए 19 में।
लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी नहीं है, किशोरी लाल आ गए जो गांधी परिवार से 40-42 साल से जुड़े रहे, तो शुरू में 2-3 दिन तो लगा, नामांकन जिस दिन हुआ 3 तारीख को, कि चुनाव तो बैठ गया, कांग्रेस के लिए वॉक ओवर है या केक वॉक है, ये सब कहा गया। लेकिन अब स्थिति क्या 5-7 दिन में आपको बदलती दिख रही है, जैसे आपका क्लोज फाइट है? देखिए सर, मेरी जानकारी तो ये है कि किशोरी लाल शर्मा को लड़ाने का और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को उसमें तैयार करने का फैसला प्रियंका गांधी का था। और प्रियंका गांधी ने ये बात कही थी कि जो सेवा, जो काम, जितना साथ किशोरी लाल शर्मा ने दिया है, अब मौका है कि उनको वापस किया जाए। क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव कई वजहों से नहीं लड़ना चाहते थे। पहली तो वायनाड सीट को वो नहीं छोड़ना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि वो स्मृति ईरानी के सामने फिर नहीं लड़ना चाहते थे। तो और तीसरी बात ये थी कि 2 सीटों में एक राहुल गांधी को तय करना था। अगर वो रायबरेली नहीं लड़ते तो उत्तर प्रदेश में संदेश जाता कि तो उत्तर प्रदेश छोड़ के ही गांधी फैमिली चली गई। दूसरे, सोनिया गांधी ने लेटर लिखा था। तीसरे, प्रियंका गांधी ये चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। तो उसमें राहुल गांधी के पास 2 बातें थी, या अमेठी लड़ो या रायबरेली लड़ो। सेफ भी है रायबरेली, और दूसरे, केएल शर्मा को लड़ा के ये लोग एक मैसेज देना चाहते थे कि केएल शर्मा से स्मृति ईरानी जीत जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन केएल शर्मा से अगर स्मृति ईरानी को हरा देंगे तो ये स्मृति ईरानी जो पिछले 5-10 वर्षों से राहुल गांधी को लगातार, यानी कि कहीं भी आप देखते हैं कि राहुल गांधी बयान देते हैं कोई, तो उसका जवाब स्मृति ईरानी देते हैं। तो ये जो स्मृति ईरानी बहुत हमलावर राहुल गांधी पर रही हैं, तो उनको जवाब देने का एक वक्त ये कार्ड भी खेल के किया जा सकता है। और इसकी जिम्मेदारी, मेरी जानकारी के मुताबिक, और इसकी जिम्मेदारी भी प्रियंका गांधी ने ही ली। और आप देख रहे हैं 6 तारीख से वो लगातार कैंप कर रही हैं। अभी स्मृति ईरानी का बयान भी आया कि मैं प्रियंका गांधी से लड़ रही हूँ। वो केएल शर्मा का नाम भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो उनका लगे छोटा हो गया, कद छोटा हो गया। कद क्या है। अब केएल शर्मा के चुनाव लड़ने की वजह से देखिए इंटरेस्टिंग बात अमेठी में कुछ क्या हुई। भारतीय जनता पार्टी के पहले जब सोनिया जी राजनीति में आई थी, तो उस समय संजय सिंह जब उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे पहला, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं था जिसका हेलीकॉप्टर अमेठी में न उतरा। लेकिन अब केएल शर्मा लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का उतना कोई बड़ा चेहरा, योगी 2 बार आए मान लो, जितना नहीं, जिस लेवल पे पिछली बार प्रधानमंत्री खुद आए थे, प्रधानमंत्री ने रोड शो शायद किया था, और यहाँ भाषण में बोला था, लोग पूछते स्मृति ईरानी कौन है, तो मैं बताता हूँ। और जिस तरह से तो, और जो कैंपेन 19 में पार्टी का था वो 24। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो अमेठी के राजा है संजय सिंह और उनका परिवार, वो भी देखिए स्मृति ईरानी से 5 साल में उनकी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। वो यहाँ के एक मजबूत स्तंभ है। हालांकि वो चुनाव 2022 में हार गए थे, और संजय सिंह के तमाम लोगों से आप बात कर ही रहे हैं, मैं भी बात करता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि उस हार के पीछे पार्टी के अंदरूनी, माने उनका इशारा सीधे स्मृति ईरानी कि उनको हरवाया गया जानबूझकर। तो संजय सिंह इसमें पूरा इनएक्टिव है। 45 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेठी और सुल्तानपुर में चुनाव हो और संजय सिंह हारे हो चाहे जीते हो, किसी मंच पर किसी रैली में न गए हो। ये पहला चुनाव हो रहा है कि अमिता सिंह और संजय सिंह किसी भी मंच और रैली पर नहीं गए। यहाँ तक कि योगी की रैली में, जेपी नड्डा की रैली में, स्मृति ईरानी के पर्चा दाखिले में, किसी रोड शो में, किसी मंच पर कहीं, बल्कि वो अमेठी में रहे भी नहीं, शायद कल वो लोग आए हैं। हाँ, वो लोग अभी आए। तो एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर देखिए, स्मृति ईरानी हो और चाहे 80 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले लोग हों या 435 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स हों, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 कैंडिडेट्स को, जैसे मेनका गांधी सुल्तानपुर में, तो सुल्तानपुर के लोगों में उनकी एक बहुत अच्छी छवि है। सुल्तानपुर में अगर मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगे तो वो अपने बदौलत भी चुनाव, लेकिन 435 बीजेपी के कैंडिडेट्स में मुझे लगता है 400 से ज्यादा केवल प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वोट पा रहे हैं। चाहे 8 लाख पाए चाहे 2 लाख पाए, जो भी पा रहे हैं उनकी वजह से नहीं है। आप तमाम सांसदों को देख लीजिए, लोग मतलब अब शब्दों का भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई हमको मोदी को वोट देना है, इसलिए हम इनको नहीं देख रहे। कई जगह हम ग्रामीण महिलाओं से पूछते हैं यहाँ कैंडिडेट कौन है, कहते हैं मोदी। उनको कमल का फूल मोदी का चुनाव चिन्ह है, वो मोदी को वोट देती है। तो इसलिए कैंडिडेट्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं इस मामले में कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी के लिए भी ये बात लागू होती है।
तो इसका मतलब अमेठी में आप कह रहे हो क्लोज फाइट है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है। हाँ। रायबरेली में आपको लगता है राहुल गांधी को एज है और जीत जाएंगे? हाँ। ये कह रहे हो आप? बिल्कुल सुल्तानपुर में मेनका गांधी को एज है, जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। हाँ। तो अब आपने जो कहा, चलिए यूपी, आप और कहाँ कहाँ गए, जैसे हरियाणा? देखिए सर, जो लोग यूपी में इंडिया गठबंधन को बढ़ा चढ़ा के सीटें दे रहे हैं, हाँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, कल को 40 सीट आ जाए इंडिया गठबंधन की, हो सकता है मैं गलत। मेरा एक बार मध्य प्रदेश का मैंने बताया तो उसका लोग अभी तक कहते हैं कि इसका, वो ये नहीं कहते कि राजस्थान सही बताया, हाँ। ये नहीं कहते तेलंगाना सही बताया, हाँ। मध्य प्रदेश का गलत हो गया, झारखंड का, वो छत्तीसगढ़ का मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया क्योंकि मैं गया नहीं था चुनाव में। लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारा छत्तीसगढ़ भी गलत है। अरे तो भाई, इस देश में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जो कल बोलते हैं वही आज पलट जाते हैं। सही बात। कम से कम हम पलटे नहीं, हम अभी भी ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमको लग रहा था जैसा वैसा हमने बोला, अब ये कैसे हुआ भगवान जाने। तो इसी तरह सर, क्या पूछे थे आप? इसी तरह से अब ले, ये तो हम भी भूल गए। हाँ, कह रहे थे और कहाँ कहाँ गए? हाँ, तो मैं दिल्ली, ये हरियाणा। कहना शुरू किया मैं था भी कि जो आपके उसमें खो गया। हाँ। इंडिया गठबंधन में जो लोग कहते हैं ना, हाँ, जो कि- लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, 50 सीटें आ जाएंगी बीजेपी, अरे भाई 50 सीटें आ जाएंगी चाहे 40 सीटें आ जाएंगी, मैं ये समझता हूँ कि जो हार जीत का अंतर था, जो 3-3, 2-2, 2.5 लाख से बीजेपी जीतती थी, वो अंतर कम होकर 50,000, 20,000, 70,000 हो सकता है। हाँ। मगर वो सीट इंडिया गठबंधन या विपक्षी दल जीत जाए, इसकी संभावना 15-20 से ज्यादा मुझे यूपी में दिखाई नहीं देती। हाँ। मैं जिन राज्यों में गया, ज्यादातर में जैसे सबसे तगड़ा झटका अगर मुझे लगता है बीजेपी को कहीं होगा लोकसभा में, मुझे मेरे देखने में, वो कर्नाटक है और हरियाणा है। इन दो राज्यों में बीजेपी को जितनी थी उसका आधा हो सकता है, आधे से भी कम हो सकता है, क्योंकि वो रमन्ना का केस से 14 सीटों पे जो चुनाव पड़े तो उसका असर पड़ा था। और ये जो गवर्नमेंट कर्नाटक की कांग्रेस की रही और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का मतभेद अभी सतह पे नहीं आया, और भी तमाम बातें हैं, उससे कर्नाटक में कांग्रेस अच्छा 25 सीट है शायद बीजेपी की, मतलब हाँ। वहाँ कह रहे हो काफी वहाँ आधा हो सकती है, आधे से कम भी हो सकती है। बहुत अहम है। देखिए, और बार-बार- हरियाणा में 10 है, हाँ, 10 की 10 थी, हरियाणा में 6 भी हो सकती है बीजेपी की, 5 भी हो सकती है, 7 तो यहाँ भी लूज कर रही है। जी। कर्नाटक आपने कहा, और 400 पार का नारा है, 303 सीटें अभी है। यूपी का इन्होंने कहा कि बढ़ेगी नहीं, कुछ कमी हो सकती है। अब बात आती है कि राजस्थान घूमे आप? मैं गया था शुरू में सर, लेकिन इधर बाद में गया नहीं। तो अब राजस्थान में जैसे लेकिन मैं पिछली बार जानता हूँ 25 कि में राजस्थान- 24 सीटें बीजेपी जीत गई, हनुमान बेनीवाल भी पार्टनर ही था, तो मान लो 25 के सब 25 जीती जीत थी, गया। इस बार सब नहीं है। और इंटरेस्टिंग है, 2014 में भी सब जीत गई थी बीजेपी, हाँ। जब पहला चुनाव था राजस्थान में, 25 की 25। तो इस बार लगता है राजस्थान में कम होगा। महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र गए, वहाँ क्या वहाँ भी देखा? कम होगी, एनडीए 41 नहीं आ सकती। हाँ, 23 सीट अगर मुझे याद है, बीजेपी की 23 सीटें हैं शायद, 18 शिवसेना, 23 बीजेपी। 41 थी एनडीए की। हाँ, 23 तो आप 18 एनडीए की बात कीजिए, हाँ। 41 नहीं, एनडीए मैं की नहीं। बीजेपी बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या अपने दम पर मेजोरिटी, इसलिए मैं बार बार बीजेपी करता हूँ। 303 बीजेपी है, बीजेपी अकेले कहाँ जाती है इस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। तो वहाँ भी आपको महाराष्ट्र में अगर 23 है आज, तो लगता है कम होगी सीट महाराष्ट्र। मुझे लगता है, और देखिए बीजेपी उड़ीसा में, तेलंगाना में उसकी जो उम्मीदें, भरपाई कहीं से लगता है। आंध्रा में, उड़ीसा में, आंध्रा में वो टीडीपी के साथ गठबंधन किया है, तो निश्चित तौर पर वो पहले से अब अच्छा कर पाएंगे। तेलंगाना में भी उनको उम्मीद है, उड़ीसा में उनको बहुत उम्मीद है, हाँ। बंगाल में उम्मीद है। वैसे लोग बंगाल में बहुत ज़्यादा फायदा की उम्मीद नहीं है। तो कुछ 4-5 स्टेट जिन पर आपकी हमारी नज़र नहीं है, हाँ। उस पर बीजेपी ने अपना काम किया है, और वो जानते हैं कि जहाँ नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई कहाँ से होगी। लेकिन ये है कि तब भी ओवरऑल देखने में चाय एक राउंड और चलेगी क्या? ना, चाय पी सकते हैं। लस्सी वैसे बहुत अच्छा है। नहीं, एक मैं बार लस्सी तो मेरे नहीं कहने पे लस्सी पी नहीं सर, मैं तो लस्सी- मैं एक और पी लूंगा फिर। आप लस्सी पीजिए। नहीं, एक और हम पी लेंगे अगर आप पी लोगे। नहीं, मैं चाय एक पीऊंगा। बार पी के देखो, नहीं, कसम खाई है, नहीं, मैं लस्सी नहीं पीता। किसी से वादा किया है नहीं नहीं पीऊंगा। नहीं नहीं, मैं अरे लस्सी- इनको एक चाय पिलाओ किट्टू जी। हाँ, बिना चीनी की। बिना चीनी के। चलो, हाँ, लस्सी अब 2 पी लूंगा तो कोई भी कहेगा यार इतना लस्सी पीता है आदमी। हाँ हाँ, सॉरी। हाँ तो बताइए। हाँ, तो हम लोग वही, किन राज्यों में आपको लगता है कि बीजेपी का जो भरपाई करने वाले राज्य हैं, जहाँ लगता है बीजेपी काम कर रही है, जो आपने मैंने तेलंगाना, कहा आंध्रा, साउथ ऐसे में उनको कुछ उम्मीद है, तेलंगाना से है, आंध्रा से है, उड़ीसा से उनको बहुत उम्मीद है। हाँ। और इन राज्यों में अब देखिए सबकी अपनी अपनी गणित गुणा भाग है।
आजकल नतीजा जो है हाँ कहाँ से शुरू होता है कहाँ निकलता है कुछ समझ में बात आती नहीं है। पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था, आप भी गए थे, वहाँ मिले थे, वहाँ हम लोग को कितने लोग मिले, बोले बीजेपी की सरकार इतनी आ रही उतनी और 200 पार करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया ममता बनर्जी। 200 पार, 217 या 16 हो गई थी शायद, बताइए 211 का नंबर पार कर गया। यही दिल्ली में पन्ना प्रमुख का क्या क्या इतना कहानी बनी, शाहीन बाग था, करंट लगेगा, ये सब हुआ। हमको तो लग रहा था कि बीजेपी कम से कम दिल्ली में 20 सीटें पाएगी जिस हिसाब से, लेकिन चुनाव चढ़ता गया, पता चला वही हाल हो गया। तो कहाँ समझ में ऐसे इतना आसानी से कहाँ आता है सर। हम कर्नाटक भी गए, हम जानते थे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन इतना बनेगी। तेलंगाना आप नहीं गए थे, मैं गया था, तेलंगाना में मुझे लग गया कि बीआरएस नहीं आ रही है, मगर कांग्रेस इतना ज़्यादा पा जाएगी। हालांकि मैं उस वीडियो में बोला था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन इतना ज़्यादा पा जाएगी। बीजेपी मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा पा जाएगी, 160 पार। ये कोई बीजेपी का नेता भी नहीं कहता था। हम लोग जयपुर में कहीं ठहरे थे, उसी होटल में बहुत सारे बीजेपी लीडर्स थे जो प्रचार के लिए आए थे। वो सब बोलते थे कि भाई साहब लगता है हम लोग 115 तो पार कर जाएंगे, मतलब बहुमत हम पा लेंगे, ऐसी बात करते थे। 120-25 पे उससे ज्यादा कांग्रेस कभी 150 नहीं पा रही थी। कांग्रेस तो 115, 18, 20, 22, 25 सरकार बनाने के करीब पहुंच सकती थी, इतना ही था। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी शिवराज सिंह चौहान। लेकिन शिवराज सिंह मतलब बीजेपी 160 पार कर जाएगी ये तो कोई नेता नहीं कहता था। कोई नहीं। और अगर इतना कॉन्फिडेंस होता तो इतने लोगों को भेज के जो पैनिक हुआ नहीं होता। ठीक है, मतलब अब एक बात जो चूंकि आप इतना घूमते हो, बहुत ज़रूरी सवाल रह गया कि आपको क्या लगता है ये चुनाव जो इतना इशू बनाया जाता है, महंगाई, बेरोजगारी, मोदी जी फिर उसमें राम मंदिर, मंगलसूत्र, मटन, मछली और मुसलमान और बहुत सारी चीज़ें वो बोल दे रहे हैं। भैंस, 2 भैंस है तो भैंस कांग्रेस खोल ले जाएगी, मंगलसूत्र ले जाएगी, एक्सरे लगाकर आपके घर में आपका जेवर खोज लेगी, 2 बाइक है तो 1 बाइक ले लेगी। इस तरह के नैरेटिव को लगातार बनाया जा रहा है और सारे नेता, बल्कि अमेठी में स्मृति ईरानी के भाषण देख रहा हूँ जो ट्विटर पर आ रहे हैं, उसमें भाषण में वो राम ये सब तो कहती हैं जो मोदी जी कह रहे हैं, साथ में कहती हैं आप चाहोगे कि आपके पड़ोस में कोई मंदिर है उस पर ताला लग जाए, आप चाहोगे कि राम मंदिर वाला फैसला पलट जाए, जो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर बन गया, कौन फैसला पलटा रहा है। लेकिन ये सब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राम मंदिर पर ये लोग बाबरी ताला लगा देंगे। तो बहुत तरह की का खेल होने की कोशिश हो रही है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ और ख़त्म भी करूँगा, चूँकि इनको खुद अपना शो भी करना है, मेरे चक्कर में फंस गए हैं, कि किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, कौन सा मुद्दा बीजेपी के पक्ष में है, कौन सा मुद्दा बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है। अब इधर आइए, इन पर कैमरा लाइए राजीव पर। हाँ देखिए सर, जो बात आपने कही, जब चुनाव होते हैं, जंग होती है और मोहब्बत होती है, हर चीज जायज तो उसमें सब जायज होता। आप 4 तारीख को जब बैठेंगे, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। हाँ, तो 4 तारीख को जब आप बैठेंगे समीक्षा करने नतीजों की, और प्रधानमंत्री मोदी को 300 से ज़्यादा सीटें अगर मिलती हैं, तो आप क्या, तब आप ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने मंगलसूत्र कहा था, उन्होंने ये कहा था, वो कहा था। आप कहेंगे कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार 300 से पार, और मोदी के ऊपर और इस देश में लगातार 3 बार इतनी बहुमत पाने वाला नेता, इधर आज़ादी के बाद या इतने दिन प्रधानमंत्री रहने वाला नेता, तो इसकी चर्चा होने लगेगी। तब तो आप इसकी, हाँ, अगर प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी या 250 के नीचे सिमट जाती है, तब आप कहेंगे कि इतनी सीटें जो थी वो सब ये मंगलसूत्र बैकफायर कर गया, और ये 400 का नारा बैकफायर कर गया, या तो महंगाई नतीजे जैसे आएंगे उसके हिसाब से क्या हो जाता है। दूसरी बात यह है सर कि ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है, वो चुनाव बीजेपी जो निगेटिव नैरेटिव से ज़्यादा जीतती है। मेरा ये कहना है कि अब जैसे ज़्यादातर लोग जो बीजेपी के पक्ष में, उनसे आप बात करेंगे तो कहेंगे कि बीजेपी को न दें तो किसको दें। अब इनको दें कि फिर वही यादव मुसलमानों का हम देखें। एक मैसेज ये दिया गया है कि अपोजिशन में जो बीजेपी के है वो यादव हैं, वो मुसलमान हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं है, मोदी विरोधी है, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। जैसे मालूम होता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद बीजेपी में जो है वही कर रहा है। तो इस तरह का वो नैरेटिव सेट करते हैं और इससे उनको फायदा होता है। देखिए, हमको किसी ने एक दिन कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाला मुलायम सिंह यादव को अब समझ में आ रहा है कि क्या है राम भक्तों की ताकत। मैंने कहा मुलायम सिंह यादव 80 पार होकर के
राजनीति के शीर्ष पर रह के 3 बार खुद मुख्यमंत्री, 1 बार अपने बेटे को मुख्यमंत्री, देश का रक्षा मंत्री, और राष्ट्रीय और स्तर पर जब से राजनीति में आया तब से प्रासंगिक बने रहे। गोली चलवाने के बावजूद कल्याण सिंह को अपने मंच पे ले आके बैठा दिया। तो मरने के बाद पद्म भूषण पा गए, सरकार ने सम्मानित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की चुनावी जनसभा में मुलायम सिंह के ऊपर भाषण से अलग 5 मिनट श्रद्धांजलि दी, जो मुझे लगता है कि किसी प्रधानमंत्री ने अपोजिशन के नेता को सार्वजनिक तौर पर ऐसी इज्जत नहीं बख्शी होगी। तो आप बताइए, अपने जीते जी रहते मुलायम सिंह को राम भक्तों पर गोली चलवाने की कौन सी सियासी सजा मिली? उनको सियासी फायदा हुआ उसका। सियासत है ना। अब राम मंदिर बनवा के किसी को फायदा हो रहा है, किसी को राम भक्तों पर मंदिर वो ढांचा बचाने के लिए, जिसको तब विवादित ढांचा, आज तब उसको बचाने के लिए किसी को गोली चलवा के सियासी फायदा हुआ। उन्होंने तो सियासी फायदा उनको हुआ ना, आप मानेंगे। 3 बार उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने, और जो 2003 में मुख्यमंत्री बने उसमें तो बीजेपी की भूमिका बहुत थी। उसका नुकसान अभी उनको कहाँ हुआ? हाँ, अखिलेश यादव को आप घेरना चाहें तो वो अलग बात है, उसके बारे में कहा जाए। तो बीजेपी की ताकत सर ये है कि वो 2014 से 24 में क्या हुआ ये तो चर्चा करते हैं, लेकिन वो चर्चा शुरुआती दौर में होती है। आगे की चर्चा ये होती है कि 2012 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, 74 में क्या हुआ, 47 में क्या हुआ। अब जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है, मुझे बड़ी हैरत होती है कि नीतीश कुमार 20 साल तक शासन में हम लोग के देखते देखते वहाँ 25-30 साल से नीचे का जो लड़का है वो जब से होश संभाला नीतीश कुमार को ही सीएम देख रहा है। और फिर वो कहते हैं वो जंगल राज याद है ना। अरे वो 30 साल वाले लड़के को क्या जंगल राज, 20 साल से तो आप हो। बिहार अगर बदहाल है या विकसित है या अभी भी पलायन हो रहा है या वहाँ बीए की डिग्री 5 साल में मिल रही है तो उसका एक आदमी जिम्मेदार है, नीतीश कुमार। लेकिन 30 साल से नीचे वाले लड़के को आप कह रहे हैं जब से आप खुद ही हैं वहाँ पर अब मुख्यमंत्री 20 साल से। तो देखिए नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। जय श्री राम का नारा जो है इनका वार क्राई हो गया है एकदम। चुनाव में कुछ ना हो तो जैसे कभी किसी से बात करता हूँ, महंगाई मुद्दा, एक लड़का मिल गया था कन्नौज में मुझे, महंगाई मुद्दा है नहीं, महंगाई है लेकिन जय श्री राम, बेरोजगारी है लेकिन जय श्री राम, सब कुछ मुश्किल है लेकिन जय श्री राम। तो जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं ये ढकने के लिए यूट्यूब वाले हैं, वो अपना वीडियो बना रहे हैं तो ये लोग पहुंच करके। हाँ, लेकिन ये ढकने का भी है। ढकने का नहीं है सर। हाँ। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ गाड़ी में जो झंडे का स्टैंड होता है वो वही रहता है। हाँ। सरकार बदली, झंडा बदला। अभी जिन गाड़ियों पर आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा देख रहे हैं, अगर 5 साल बाद बसपा की सरकार बनेगी वो स्टैंड वही रहेगा, गाड़ी के नंबर वही रहेगा, वो भाजपा वाला चला जाएगा और फिर वो कमल का फूल चला जाएगा, हाथी लग जाएगा, फिर साइकिल वाला लग जाएगा, गाड़ी वही रहेगी, पार्टी बदल जाएगी। इसी तरह से वो लोग जो थानों में, कचहरी में या मोटरसाइकिल पर 3 लड़के घूम रहे हैं, समझ, जिनको मैं मानता हूँ ऐसा, जिनको कोई काम धाम नहीं है, जिनकी कोई व्यस्तता नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यूपी में तो है। तो जब मायावती की सरकार आती है तो वो नीला गमछा पहनते हैं और वो थानों में, नायब तहसीलदार के यहाँ, ARTO ऑफिस में, ऐसी चाय की दुकानों पर या सार्वजनिक जगहों पर वो नीला गमछा पहनते हैं और वो जय भीम बोलते हैं जब मायावती की सरकार होती है। अब जब सपा की सरकार आती है तो ऐसे लोग लाल और हरा गमछा पहनते हैं और जहाँ भी इसे जय अखिलेश, वो जय अखिलेश में चलने लगते समाजवाद। नहीं, ऐसे कुछ लोग ऐसे फ्लोटिंग हो गए कुछ लोग, सब तो नहीं हो, सबका अपना काडर भी है। मैं कह रहा हूँ खाली लोग जो घूमते फिरते हैं थानों कचहरी यहाँ वहाँ आते जाते हैं, उनकी यही पहचान है। और ऐसे ही लोग जब भाजपा की सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही आदमी, कुछ लोग ऐसे फ्लोटिंग होंगे। हाँ, वो एक ही आदमी नहीं, इस तरह के आदमी, उस पार्टी विशेष के समर्थक आदमी, तो उस समय वो जय भीम का नारा लगाते हैं। वैसे लोग जय अखिलेश का करते हैं और आजकल वही जय श्री राम का कर रहे हैं। चलिए तो अब इनका चाय पीजिए आप। ये देखिए फिर चाय आ गई, देखिए मोहब्बत वाली, इधर दिखाइए,
ये खास अंदाज है भाई ये। और ये देखो किट्टू जो है पैकेजिंग भी करता है, चाय इसमें है, नीचे ये है और नीचे कप जैसा है। तो ये है packaging- कितने की? ये 35 रुपए की चाय है। हाँ तो ये 10 रुपए का कुल्हड़ ही है इसमें। हाँ 10 रुपए की कुल्हड़ है। अब 35 रुपए में 35 ये रुपए मिलती की है। ये चाय। चाय शायद 20 रुपए की है। ये कितने की चाय भैया? ये 35 की है, मैं जानता हूँ, मैं 10 बार पी चुका हूँ। नहीं मैं नहीं पीऊँगा चाय अभी, क्योंकि मैं 2 चाय पी चुका हूँ। मैं लस्सी मुझे पीने की तलब है, लेकिन लस्सी भी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। नहीं किट्टू जी ज़्यादा हो जाएगा, शुगर भी ज़्यादा होता है। ये चाय हमारे सहयोगी उपेंद्र पियेंगे। आइए उपेंद्र जी, ये हमारे सहयोगी हैं उपेंद्र जी, जो हमारे एकदम- यूनिवर्सिटी के जूनियर भी हैं। हाँ प्रयागराज के हमारे साथ लगातार ये। नहीं सर, अभी यूनिवर्सिटी हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। अच्छा हाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही है। तो ये हमारे साथ बहुत खास हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड सब है, हमारा संताप प्रताप सब चलते हैं ये। अरे आपके साथ काम करना बड़ा कठिन काम। दुरूह काम नहीं। तो चलिए बहुत अच्छा लगा। माहौल क्या है वाले राजीव रंजन से, इनके चैनल को देखते रहिए। इनका एक अलग से भी चैनल है माहौल क्या है। हाँ सर, उसको भी तो सब्सक्राइब ऐसे कीजिए। टाइम पास के लिए कभी कभी कुछ मन करता आप ही जैसा हमको भी कुछ डालने का, तो वो टीवी चैनल पे कितनी बार आप कितना कंटेंट डाल सकते हैं। मेरा बात। प्रोग्राम खुद ही 3 बार चलता है। सही बात। तो ख़त्म करते हैं किट्टू की चाय की दुकान से, नमस्कार से नमस्कार। बंद किया जाए, बहुत लंबा हो गया, बंद किया जाए। वह कितना देर का हो गया यार।